हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके सामने एक सवाल लेके आया हूँ क्योंकि नॉर्मली है ना, इस सवाल मेरे दिमाग में उठा कि क्या लड़के लड़कियों में, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में इस तरह से सबको इक्वलिटी प्रोवाइड की जा रही है या फिर नहीं, या फिर अगर नहीं है तो उसके लिए क्या इंतजाम है, कौन खड़ा हुआ, और अगर है तो किस तरह से है। इस चीज को आज हम देखने वाले हैं और इसी तरह से हम अपने चैप्टर इक्विलिटी को यहाँ पे एंड करेंगे आज। चलो इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ये चीज तो जान ली थी कि इक्विलिटी कई सारे मैटर्स पे होती है। इन पॉलिटिकल मैटर, थ्री मेन डायमेंशंस वी वर रीड: पॉलिटिकल मैटर, सोशल मैटर एंड थर्ड इज आवर इकोनॉमिक मैटर। हमने तीनों मैटर्स को बहुत अच्छे से समझा, लेकिन क्या इन तीनों मैटर्स के लिए किसी ने बात उठाई थी? क्योंकि हवा में उड़ता तीर ऐसे ही थोड़ी हवा में उड़ जाता है, कोई ने चलाया तब जाके वो आगे बढ़ा। तो इस चीज से हमने क्या देखा कि कोई एक इंसान है, किन्हीं ग्रुप ने या फिर किसी इंसान ने इस बात को दुनिया तक रखा, सोसाइटी में रखा कि ये होना चाहिए, तब जाके ये चीजें आई हैं। ठीक है ना, हमने ये चीज देखी। इसी चीज पर अब हम देखेंगे आइडियोलॉजीज। हमने अभी तक जो मैंने चैप्टर को पढ़ा था, चैप्टर सेकंड फ्रीडम, उसमें मैंने बताया था डिफरेंट आइडियोलॉजीज। दैट वाज जेन्युइन आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड लास्ट इज अनटचेबिलिटी रिलेटेड आइडियोलॉजी। चारों चीज मैंने आपको बताई। अब उन आइडियोलॉजी को देने वाले वो शख्स भी बताए थे। हु वॉज दी गिवन दीज आइडियोलॉजी टू द सोसाइटी, वी रीड अबाउट दैट। नाउ वी रीड समथिंग स्पेशल, वी रीड सम आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज को अब हम पढ़ेंगे। तो आइडियोलॉजीज मतलब क्या है? आइडियोलॉजीज में सबसे पहले एक बात सोसाइटी में काफी ज्यादा फैली हुई है और काफी ज्यादा स्प्रेडेड है। क्या है वो बात? वो बात है कि जो मैक्सिमम है, मतलब रूट कॉज क्या है इस प्रॉब्लम का, इस इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या हो सकता है? जैसे कि मैं आपसे कहूं, एक पेड़ है, उस पेड़ को खड़ा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जड़ की। सही हूं ना मैं? जड़ की। तो यहाँ पर अगर हम देखें इनइक्वलिटी जैसे वर्ड को खड़ा रखने की जो एक जड़ है, वो क्या है? वो है प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप क्यों? क्योंकि प्राइवेट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेटिंग द मोर प्रॉफिट, टू सस्टेन द एनवायरमेंट, टू इंक्रीज द वेल्थ, टू ग्रोथ। एम आई राइट? That is the main objective of any private institutions. हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का यही मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इस मेन ऑब्जेक्टिव के होते हुए तो सब अपना इंक्रीज करना चाहेंगे और इससे इनइक्वलिटी बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर सबसे ज्यादा हक किसका होता है? प्राइवेट ओनर्स का। ये चीज हमने इसमें जानी। अब हम इसमें आगे और बढ़े। अब देखते हैं, देखो आइडियोलॉजीज। मैंने आपको पहले ही बताया था इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के बारे में। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी देने वाले हमारे बूढ़े बाबा, बूढ़े काका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक इकोनॉमिक इनइक्विलिटी को हटाना चाहिए। बट इनको पता था इकोनॉमिक इनइक्विलिटी हटाना इतना आसान तो नहीं है। बिकॉज अगर हम सबको बराबरी का हक देंगे तो मेहनत करने वाला और आराम से आलसी बन के बैठने वाले में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर दुनिया में कोई मेहनत ही नहीं करेगा, और जब मेहनत नहीं करेगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट नहीं होगा तो कमाई नहीं होगी, कमाई नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो खाएंगे क्या भाई?
ये चीज तो मेन आ गई ना। अब ये तो है नहीं कि है ना आप मतलब पत्तों को पहनकर जंगलों में फिर से ढूंढने लग जाओ, है ना, जानवरों को खाओ। एक वक्त पे वो जानवर भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया की आबादी कितनी सारी है, कितनी बड़ी आबादी है। तो मार्क ने कहा कि इकोनॉमिक इनइक्विलिटी कहीं ना कहीं रिलेटेड है सोशल इनइक्विलिटी के वजह, बिकॉज ऑफ, कि सोशल इनइक्विलिटी क्या कहती है, डिफरेंट कम्युनिटीज, एक गरीब एक अमीर, दोनों के बीच में बराबरी का तालमेल करने की कोशिश करती है, इक्वलिटी बैठाने की कोशिश करती है पॉलिटिकल वे से। लेकिन पॉलिटिकल वे मतलब पॉलिसीज और रूल्स रेगुलेशन बनाकर। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक वेल्थ को डिफरेंट टाइप से बांटेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि एक है गरीब एक है अमीर। और इस तरह की चीज को हम देखेंगे तो हम ये भी जान सकते हैं कि सोशल इनइक्वलिटी का मैटर क्या है, कि सबको इक्वली ट्रीट करना। बट सोशल इनइक्वलिटी की जो मैटर है उस पर खड़ा नहीं हो पा रहा इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का मैटर, क्योंकि सबको बराबर ट्रीट करना हो नहीं पा रहा है, जिससे सोशल इनइक्वलिटी भी पैदा हो रही है और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी भी। तो दोनों मैच कर गई ना एक जैसी। अब कार्ल मार्क्स ने इस पर बात उठाई कि गो बियॉन्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी। चलो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को नहीं हटा पा रहे आप, लेकिन कोशिश ये करो कि आप है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। एंड टू एंश्योर पब्लिक कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज पे पब्लिक का कंट्रोल हो, ना कि प्राइवेट का, प्राइवेट ओनरशिप का नहीं। इस तरह की बात कही कार्ल मार्क्स ने। और इसकी आइडियोलॉजी को हम कहते हैं मार्क्सिज्म। और हम इसकी आइडियोलॉजी का एक और नाम लेते हैं जिसमें हम कहते हैं लेनिनिज्म एंड मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी ऑफ 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 कम्युनिज्म। इन दोनों की जो आइडियोलॉजी थी ना उसे कम्युनिज्म भी कहा जाता है। अब बात उठी सेकंड आइडियोलॉजी की। व्हाट दी सेकंड आइडियोलॉजी? देखो सेकंड आइडियोलॉजी हमसे कहती है कि लिबरल लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मानना भी सेम था, पर it depends on various factors. What the factors which is said these liberalism civilians? देखो लिबरल्स मतलब अभी तक हमने देखा कम्युनिस्ट, जो मार्क्सिज्म की थ्योरी थी, जो वो कहना चाह रहा था उसने कहा इकोनॉमिक इक्विलिटी, राइट। बट लिबरल्स कह रहे हैं we want economic equality, we want freedom of choose the religion, we want right to express our views, we want a secularism state, we want democratic country, we want human rights। इतनी सारी चीजों पे लिबरल्स ने बात की। लिबरल्स का मेन मोटिव था कहने का कि जो कैपेबल है उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, वो आगे बढ़ सकता है तो उसे बढ़ने दो भाई, क्यों रोक रहे हो उसे। बस इस बात पर उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए जिससे कि कोई किसी को दबा नहीं सके। इन्होंने कहा डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए जिसमें जो कैपेबल है उसको आगे बढ़ने दिया जाए। इन्होंने कहा सेक्युलरिज्म होना चाहिए जिसकी वजह से माइनर और मेजर के बीच में कोई इनइक्वलिटी ना बने। सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, मतलब क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कई सारे ऐसे धर्म, किसी की भी धर्म का हो, माइनर है मेजर है, सबको बराबरी का हक होना चाहिए। अपने थॉट को शो करने का भी हक होना चाहिए, राइट टू एक्सप्रेस आवर व्यूज। साथ ही साथ में रिलीजन क्या चाहिए, चाहे वो हिंदू में पैदा हुआ है, चाहे मुस्लिम में हुआ है, किसी में भी हुआ है, अगर वो अपना रिलीजन बदलना चाहता है अपनी मर्जी से तो उसे फोर्स नहीं करो कि मत बदलो, अगर वो चाहता है तो बदलने दो। इस तरह की बात। फिर हमने समझा मार्केट इकोनॉमी पर भी इन्होंने कहा था इक्वल वे में मार्केट इकोनॉमी को दो। ये सारी चीज हमने लिबरल की देखी। अब अगर बात करें लिबरल की कि उन्होंने कहा क्या था, क्योंकि ये तो मैंने अपनी एक आपको बात बताई कि लिबरल चाहते क्या थे।
हम जाने लिबरल्स चाहते क्या थे। अब हम जानेंगे लिबरल्स ने कहा क्या था। लिबरल्स कहते थे प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन। लिबरल्स ने कंपटीशन को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया। लिबरल्स को हम हिंदी में कहते हैं उदारवादी। अब इन उदारवादियों ने कहा कि कंपटीशन कराया जाए सोसाइटी में, और कंपटीशन में जो जीतेगा उसको प्राइज के तौर पे आगे उसका नाम बढ़ाया जाएगा, उसकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, उसको बहुत ज्यादा दिखाया जाएगा, इस तरह की चीजें उसे दी जाएंगी अगर वो जीता तो इस तरह से क्या हुआ, कंपटीशन क्रिएट हुआ। जो कैपेबल था या है वो आगे बढ़ता रहा और बढ़ता है, जो नहीं है वो थोड़ा पीछे हो जाता है। इस बात को किसने कहा, लिबरल्स ने कहा। ये लिबरल्स पहले ही आ चुके थे, ये आ चुके थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ठीक है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये लिबरल्स आ चुके थे, और लिबरल्स ने आते ही यही बात स्टार्टिंग में उठाई थी कि जो मोनार्क है ये गलत है, ये हायरार्कियल चल रहा है, बल्कि जो कैपेबल है उसको है ना गद्दी पे बैठाना चाहिए। लिबरल्स ने ये बात उठाई थी और वहीं से रिवॉल्यूशंस आगे बढ़ने लगी थी, क्रांतियां बढ़ने लगी थी। अब हम बात करें अगर लिबरलिज्म की आगे, इन्होंने कहा कि भाई प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन अब हमने कह तो दिया होना चाहिए, लेकिन उसको कौन देखेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इंश्योर किया कि स्टेट स्टेट इंश्योर करे, स्टेट देखे इस बात को कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर किसी को मिलना चाहिए, किसी की मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग छीनी नहीं जानी चाहिए। इस बात पे स्टेट का ध्यान होना चाहिए। अब इन्होंने ये भी कहा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, जिससे कि स्टेट को भी पावर मिले, क्योंकि स्टेट क्या है, एक देश के अंदर का एक राज्य है। अब राज्य को कब पावर होगी, जब देश उसे छूट देगा, छूट मतलब कि है ना फ्रीडम देगा, तब जाके है ना राज्य को पावर होगी। तो ये कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए जहाँ पे राज्य को पावर हो। सॉरी। अब डेमोक्रेटिक कंट्री किस तरह से बनती है, जहाँ पे पॉलिटिकल इक्विलिटी होती है। मींस जो भी कैपेबल है आ जाओ भाई, इलेक्टोरल सिस्टम से फाइट करो। अगर आपको ज्यादा वोट मिले तो आप आओगे, नहीं मिले तो आप जाओगे। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगी, और डर कर वो काम अच्छे से करेगी वो गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उसको वोट देने वाले कौन, सिविलियंस, आम जनता। और जनता ने वोट दिए तो भाई जनता के लिए तो काम करना पड़ेगा ना आपको। तो इस तरह की बात से बात आई कि सबको एक कंपटीशन देना चाहिए, एक कंपटीशन में बांटना चाहिए, जिसकी वजह से जो कैपेबल है वो सोने की तरह निखार मार के आगे निकलेगा, और जो नहीं है वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। इन बात को हमने समझा लिबरल्स की में। अब आती है वर्ड सेक्युलरिज्म। देखो, जिसमें भी ये इज्म वर्ड लग रहा है ना, ISM, दे ऑल आर आइडियोलॉजीज। चाहे आप कुछ भी उठा लो, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, और फेमिनिज्म एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द आइडियोलॉजीज। अब सेक्युलरिज्म जो है वर्ड, वो हमसे कहता है कि भाई आप सब तरह से इक्वलिटी की बात करते हो, लेकिन जो रिलीजन वे है, एक धर्म के बेसिस पर है, वो सेक्युलरिज्म क्यों नहीं है? क्यों किसी कंट्री में माइनर्स को दबाया जाता है? जैसे कि हम और किसी की बात नहीं, हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में काफी ज्यादा दबाया जाता है हिंदुओं को। जहां तक हम सुनते हैं, ऐसे हमें भी नहीं पता क्या है, लेकिन जहां तक हमने सुना, हिंदुओं को थोड़ा बहुत दबाया जाता है। तो इस चीज से हम जानते हैं कि वहां पे क्या है, मेजर कौन है, मुस्लिम्स। बट गवर्नमेंट जो है वो हिंदुओं को दबाती है, चाहे नॉर्मल सिविलियंस कुछ नहीं कहते, लेकिन और जो गवर्नमेंट है वो फालतू में है ना दिक्कत करती है। इस चीज से एक बात तो क्लियर हो गई कि धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र होना चाहिए। धर्म पर किसी का बढ़ावा नहीं होना चाहिए, किसी की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ज्यादा है उनका धर्म मान्यता मिल जाए, जिसकी वजह से है ना जो आम और धर्म के लोग हैं उनको दबाया जाए।
ये चीजें हम देखते हैं। और इस चीज पे हमने देखा एक वर्ड उठा सेक्युलरिज्म, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर में भी है, बेसिक स्ट्रक्चर में भी लिखा हुआ है, हमारे प्रियम्बल में यूज किया हुआ है ये वर्ड सेक्युलरिज्म। इस वर्ड में कहा गया है, इस वर्ड का ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज इनइक्वलिटी, कि इनइक्वलिटी को कम से कम करो। ये वर्ड कहता है इनइक्वलिटी को कम से कम करो, साथ ही साथ में गवर्नमेंट कंट्रोल भी करो ओवर सर्टेन की एरियाज, कुछ ऐसी जगह पर जहां पे आपको लगता है कि दिक्कतें हो सकती है, लाइक पब्लिक बसेस। भाई लड़ाई हो जाती है, लड़ाई कैसे हो जाती है, इस तरह से कि अगर है ना मेजर पार्ट जो जा रहा है, अगर उसमें माइनर पार्ट बैठने की ट्राई करे तो उस पे लड़ाई, जैसे कि हमने सुना था जो अफ्रीका के अंदर रिवॉल्यूशंस हुई थी ब्लैक एंड व्हाइट की, अपार्थाइड की, अपार्थाइड रिजिम की, सॉरी, अपार्थाइड रिजिम की। उस अपार्थाइड रिजिम में जो ये हुई थी रिवॉल्यूशन, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि एक औरत को बस में, एक औरत बैठी हुई थी उसके बगल में, उस वक्त एक है ना, अब एक गोरा इंसान आया, औरत थी काली, तो उस गोरे इंसान ने कहा कि है ना हट यहाँ से, यहाँ पे मैं बैठूंगा। औरत नहीं हटी, तो उस औरत को उठा के बाहर, बस से बाहर फेंक दिया गया था। इस एक केस के बाद, इस एक केस के बाद हमने समझा कि जो इनइक्वलिटी है वो कई की एरियाज में है, तो इन एरियाज में गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, सर्टेन की एरियाज में कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, सही है ना, लाइक जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्योंकि अगर प्राइवेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो क्या होगा, प्राइवेट का मेन मोटिव कमाओ, और सब प्राइवेट फिर वही करेंगी कि है ना प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे लेकिन हाई रेट में बनाएंगी, पर गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोडक्ट भी अच्छा बनाएगी और लो रेट रखेगी, जिसकी वजह से हाई रेट वाला जो प्राइवेट का काम है उसको नहीं मानकर लोग है ना गवर्नमेंट के पास जाएंगे, और ऐसे प्राइवेट भी कोशिश करेगा अपना रेट घटाने की, है ना। ये सारी चीज हमने देखी। हम देखते हैं डिफेंस में कौन का की कंट्रोल है, गवर्नमेंट का। हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट में भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। हम देखते हैं एयरपोर्ट का भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। हम देखते हैं रेलवेज में भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। डिफरेंट एरियाज में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, क्योंकि ये कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर है ना डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। बहुत बड़ा एक वो कहते हैं ना कर्फ्यू लग सकता है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर सर्टेन की एरियाज। लोहिया जी थे, सोशलिज्म की इन्होंने थ्योरी बताई, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो सोशलिज्म वर्ड है, ये पूरी तरह से इसे मानना गलत बात रहेगी, क्योंकि आज के वक्त में एक डेवलपिंग देश को अपनी इनकम पर भी ज्यादा ध्यान, मतलब इनकम पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना ध्यान लोगों की सेफ्टी पर दिया जा रहा है। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने बहुत डीपली ऑब्जर्व करके बात कही थी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को ना कि सिर्फ सोशलिज्म होना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ में कैपिटलिज्म भी होना चाहिए। क्यों? जिससे कि एक इक्विलिटी बनी रहे। सोशलिज्म से जो गरीब लोग हैं, जो इनकेपेबल लोग हैं, सिविलियंस हैं, उनकी हेल्प करो, लेकिन इसमें ये मत करो कि आप कैपिटल का तो दम ही घोट दे रहे हो। आपने एक एमआरपी डिसाइड कर दी कि है ना ये चीज इतने रुपए की मिलेगी, चाहे उसकी कॉस्ट ही यही आ रही हो, तो कंपनी वहां पे क्यों रुकेगी, आपके यहाँ पे कंपनी क्यों खुलेगी जब उसको कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। बताओ, ये सारी चीज हम देखते हैं ना, तो इसी चीज से हमें पता चलता है। लोहिया जी ने, राम मनोहर लोहिया जी ने इसी बात पर कहा कि भाई कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की फीलिंग को अलग अलग नहीं, एक समान मानकर, ऐसा मानो कि एक जो सिक्का है, इट इज अ वन कॉइन विच हैज टू साइड्स, वन इज socialism, another is capitalism, then both are important to a country। तो इस तरह से लोहिया जी ने बात कही। इसके बाद आता है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मतलब
औरतों के लिए बात उठाना। हम सब जानते हैं रिवॉल्यूशन जब दुनिया भर में हो रही थी, तो क्या ये रिवॉल्यूशन में औरतों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था? मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या आप मुझे 5 लेडीज का नाम बता सकते हो जो कि 1857 से लेकर 1947 के बीच में रिवॉल्यूशंस में दिखी गई थी? सबसे पहले आप बोल दोगे भाई झांसी की रानी, ठीक है। आप बोल दोगे सरोजनी नायडू, और कोई? गायब ना। तो इस तरह से हमने क्या समझा कि हमारा जो देश है वो पैट्रियार्की पर बेस्ड है, जिसकी वजह से औरतों को हमने चाहे इंडिपेंडेंस मिलते ही हक दिया, पर उसके बाद भी हमारी सोसाइटी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया पूरी तरह से। औरतों को पाबंदियां थी बाहर निकलने से, औरतों को पाबंदियां थी अखबार में कुछ लिखवाने से और कुछ बोलने से, अपनी फोटो छपवाने से। इस तरह की चीजों से औरतों और आदमियों में दूरियां दिखने लगी, इनमें डिस्क्रिमिनेशंस दिखने लगे। और ये डिस्क्रिमिनेशंस हमें बताते हैं कि औरतों ने शुरुआत से बातें तो की, रिवॉल्यूशंस में अपना पूरा का पूरा योगदान भी दिया, मारी भी गई कई सारी औरतें, उनको भी फांसी हुई। पर ऐसा नहीं था कि है ना, अ, उनको फांसी होने के बाद भी किसी में ज्यादा लोगों ने उनकी बात उठाई हो, उनकी तरफ से बोला हो। मैं आपको कुछ नाम बताऊं अगर, तो देखो, रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सब जानते हैं, पर किसी दूसरी लेडी का नाम जानते हैं जो कि ब्रिटिशर्स से लड़ी थी? लखनऊ के अंदर, यूपी में लखनऊ के अंदर एक और औरत थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल, वो भी रिवॉल्यूशंस में लड़ी थी। हमने जाना सरोजनी नायडू का नाम, जिन्होंने लिखी थी दी नाइट एंगल इंडिया बुक। हमने जाना इनके अलावा एक और नाम जो थी बेगम रुकैया, इनका भी एक पार्टिसिपेशन था वुमेन राइट्स और वुमेन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। हमने एनी बेसेंट का नाम सुना है, आप सबने सुना है, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट। हमने सुना सरोजिनी नायडू का नाम जो कि फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन। मैंने अभी कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना कि मैंने कहा था इंडियन गर्ल। एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, आयरलैंड से थी वो। लेकिन मैं कह रहा हूं अब इंडियन गर्ल विच विच मतलब जो कि एक प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, फर्स्ट इंडियन गर्ल थी ये सरोजिनी नायडू। मैं आपको बताऊं अगर, तो जो हम भारत की ग्रेट मतलब ग्रैंड इंडियन लेडी हैं, ग्रैंड इंडियन लेडी, उनका नाम है उनका नाम है अरुणा हसन अली, अरुणा हसन अली। और एक नाम और मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि हमारे, अगर भारत के राष्ट्रपिता हैं तो भाई राष्ट्र माता भी तो होनी चाहिए। तो हमारे भारत की रिवॉल्यूशनरी नेशनल मदर, मैंने क्या कहा, रिवॉल्यूशनरी, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी नेशनल मदर जो हैं वो हैं भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने 1907 के अंदर जर्मन में जाके इंडियन फ्लैग इंडियन फ्लैग का होस्ट किया था, इंडियन फ्लैग को चढ़ाया था ऊपर, पहली बार जर्मन में, पहली बार दुनिया से बाहर इंडियन फ्लैग लहराया था 1907 में। इस वजह से हम इनको कहते हैं कि शी इज द शी इज द रिवॉल्यूशनरी नेशनल मदर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम देखते हैं ये सारी चीजों से हमें ये तो पता चला कि हम खुद ही, चाहे हम इक्वलिटी की बात करते हैं, पर हम खुद ही ज्यादा जो औरतें हैं, ज्यादा जो वुमेन्स, उनको हमने खुद ने अपने माइंड में सेट ही नहीं कर रखा एज एन आइडल। तो आइडल सेट है ही नहीं, तो डिस्क्रिमिनेशन तो हमने खुद ने पैदा किया ना। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए हमें खुद को अपना माइंड वॉश करना पड़ेगा। माइंड वॉश कैसे होगा? सबसे पहले हम देखते हैं इनइक्वलिटी पैदा हो रही है, उसकी वजह क्या है? पैट्रियार्की। क्योंकि हम पैट्रियार्की वे से चलते हैं, हम सबको नहीं देखते, हम देखते कि हमारे भारत में
औरतों से ज्यादा आदमियों को हक है। पहले के वक्त में था, आज के वक्त में हम इस बात को नहीं करते इतना ज्यादा। तो इस चीज से हमारे सामने क्या आई कि जो मेंस के वैल्यूज हैं वो वुमेन से कम है, मतलब ज्यादा है। इस चीज पे बात आई तो सीधा सा उदाहरण इसका ये है कि हमें खुद का दिमाग वॉश करना पड़ेगा और वुमेन्स को भी आइडल्स मानना पड़ेगा, तब जाके ही कुछ बात हो सकती है इसमें। अब आती है सोशलिस्ट और फेमिनिज्म। फेमिनिस्ट, देखो, सॉरी सॉरी, आप किसी भी वर्ड को उठाओ, किसी भी एक आइडियोलॉजी को उठाओ, सबकी सब आइडियोलॉजी एक दूसरे से रिलेट करती हुई है। सोशलिस्ट और फेमिनिज्म ये क्या दिखाते हैं? सोसाइटी में कौन है, मैन एंड वुमेन, इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो सोशलिस्ट तौर पे भी डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा। बात हम करते हैं कि ये सब जो आइडियोलॉजीज में है, ये सब जो आइडियोलॉजीज हैं, ये क्या चाहती हैं? ये चाहती हैं एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब एक समान सोसाइटी जहां पे समानता हो। इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करती हैं, सबकी सब, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कंजर्वेटिव एक्सेट्रा, these all are trying to give the society which are egalitarian society। तो इस चीज से हमने क्या समझा कि काम सबने अपने तरह से किया, नाम भी अपना दिया, लेकिन चाहत सबकी एक ही है। अब हम बात करें, ये सारी आइडियोलॉजीज तो हैं, तो जिससे हमें पता चला कि इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है, पर क्या इनइक्वलिटी को हटाने के कोई तरीके हैं? इक्वलिटी को प्रमोट करने का कोई एक तरीका है? तो हाँ, हाउ कैन बी प्रमोट इक्वलिटी, हम देखेंगे एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वलिटी। ठीक है, मतलब इक्वलिटी, हम एक फॉर्मल इक्वलिटी बनाएंगे, किस तरह की कि हम रूल्स रेगुलेशन बना देंगे कि इस तरह की इक्वलिटी हर किसी को होनी चाहिए। इक्वलिटी दो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जैसे कि कलर वाइज, रेशियल वाइज और जेंडर वाइज जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है उसमें इक्वलिटी लाएंगे। हम लाएंगे अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव एक्शंस। हम सिर्फ कहेंगे नहीं, सोच कर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, हम एक्शन भी लेंगे उसके लिए, हम काम भी करेंगे उस चीज के लिए। हम एक इगेटेरियन सोसाइटी के लिए काम करेंगे, मतलब देश में एक समानता के लिए काम हम करेंगे। ये सारी चीज हम कैसे इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए करेंगे। भाई रात को सो नहीं पाए, नींद आ रही है, सॉरी। ये सब काम हम इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए करेंगे। अब फॉर्मल इनइक्वलिटी, मतलब सॉरी, फॉर्मल इक्वलिटी हम कैसे बनाएंगे, किस तरह की चीजों को हम अपनाएंगे जिससे हम फॉर्मल इक्वलिटी की बात रख सकते हैं? हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात, जिसमें हम रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे। सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेड बाय द पार्लियामेंट which are try to maintain an equality government, an equality society। तो इस तरह से हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लगाए जाएंगे और एक इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए सैंक्शंस लगाए जाएंगे कुछ लॉस पे, फॉर्मली एक्सेप्ट किए जाएंगे कुछ प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को एक्सेप्ट भी किया जाएगा। इस तरह की बात हमने देखी। अब इक्वलिटी, दो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, उसको कैसे हम फॉलो करेंगे? हम एंश्योर करेंगे इक्वल राइट सबके लिए, ना ही हम जेंडर वाइज, ना ही हम जो कास्ट वाइज और ना रेशियल वाइज, ना प्लेस ऑफ बर्थ वाइज, हम किसी भी तरह से ये नहीं कहेंगे कि हम है ना इक्वल नहीं है। हम सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराएंगे। अब मैं बात करूं अगर इक्वल राइट्स की, तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 16 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसमें हम बात करते हैं इक्वल टू अपॉर्चुनिटी टू ऑल। पर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है। उस इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए पहले
आपको इक्वली सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वली सोचने के लिए जो पहले से दबे हुए लोग थे उनको, मैंने जो आपको चैप्टर सेकंड पढ़ा था फ्रीडम, उसमें बात भी करी थी, जो पहले से दबे हुए लोग थे क्या उनको भी उतना ही मिलना चाहिए जितना पहले से ऊपर पहुंच चुके लोगों को मिल रहा है? तो उस पर हमने बात की थी, तब हमने बात की थी रिजर्वेशंस की। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 16 सब 4, मतलब 16.4 में हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है रिजर्वेशंस के बारे में। तो एंश्योर करेंगे इक्वल राइट्स, बट दो सम एक्स्ट्रा बेनिफिट, सम प्रोविजनल बेनिफिट टू द लोअर क्लास, नॉट ओनली लोअर क्लास, लोअर सिविलियन। वर्ड पे फोकस करेंगे अपन। ट्रीट पीपल डिफरेंटली, हर एक इंसान को, मतलब पीपल्स को डिफरेंट ट्रीट करेंगे हम। किस तरह से? जो पहले से अच्छी ऊंचाई पर है उसको तो मिलेगा, लेकिन जो उससे कम पर है उसको भी हम देंगे, पर उस एक इंसान से थोड़ा ज्यादा देंगे जिससे कि वो और ऊंचा 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 आए। ठीक है, अब जिसके एग्जाम्पल, सीट फॉर ओल्ड पर्सन और गर्ल। बस में आप लोग कई बार देखते हो कि है ना, बस में सीट दिए जाते हैं ओल्ड पर्सन में, मतलब एक गर्ल को, एक ओल्ड पर्सन को सीट दी जाती है, उस पर बस पे लिखा होता है कि ये गर्ल की सीट है या लेडीज सीट है या है ना क्रिपल्ड सीट है या फिर ओल्ड पर्सन की सीट है, लिखा होता है ना। तो वो किस तरह से, वो हम इक्वलिटी को शो करने के लिए ही डालते हैं। हेल्पलाइन नंबर फॉर गर्ल्स, हर एक ऑटो में, हर एक टैक्सी पे हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है गर्ल्स के लिए। इस तरह की चीजों से हम देखेंगे कि देश में एक इक्वलिटी लाने के लिए काम तो किए जा रहे हैं, एंश्योर किया जा रहा है कि इक्वल राइट्स मिले सबको। हम देखेंगे एक्सेसिबिलिटी फेल, मींस ये जो वक्त है, क्या पता कोई इंसान, हमने सीढ़ी रखवा दी, अच्छी बात है, पर हमने सीढ़ी रखवाने के बाद भी क्या पता कोई है ना नहीं चढ़ पा रहा उस सीढ़ी पे, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा, किसी वजह से उसका पैर में दिक्कत हो, उसको है ना कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि चक्कर आ रहे हो। तो ऐसी चीजों की वजह से हम उसे इक्वल ट्रीट करना चाह रहे हैं उसके बाद भी, तो हम क्या करेंगे, मे बी हम लिफ्ट लगवा दें जिससे इक्वल ट्रीट कर सकें, और रैंप लगवा दें जिससे कि है ना अगर कोई क्रिपल्ड इंसान है तो वो अपनी व्हील चेयर से इजीली से जा सके। ये सारी चीज हमने क्या समझ, किस तरह से जानी कि ये चीज हमें दिखाती है इक्वलिटी की, कि हम क्या कोशिश करें, हम एंश्योर करें इक्वलिटी की। अब चैप्टर सेकंड फ्रीडम में हमने जो चीज पढ़ी, फर्स्ट में आप देखेंगे इक्वलिटी, इक्वलिटी की बात, कि सबको एक समान साइकिल दे दी हमने। देखिए आप लोग, देखो भाई, सबको एक साइकिल दे दी, और साइकिल की जो साइज है सबकी बराबर है, कोई इसे सही से चला पा रहा है, कोई इस पे ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा, और कोई तो इस पे है ना चढ़ भी नहीं पा रहा। अब हमने है ना इक्विटी की बात करी, इक्विटी की बात में हम देखते हैं कि सबको उनके हिसाब की साइकिल दी गई, मतलब जो एक क्रिपल्ड है उसको क्रिपल्ड वाली साइकिल दी गई जिसमें वो हाथों से है ना काम कर सके, हाथों से साइकिल को चला सके। एक लंबा इंसान है उसको थोड़ी बड़ी साइकिल दी गई जिससे कि वो आराम से बैठकर अपने पैरों को अच्छे से चला सके। एक नॉर्मल जो मतलब फीमेल है उसको सही साइकिल मिल गई, और एक बच्चा है उसको छोटी साइकिल मिल गई जिससे कि वो भी आराम से चल सके बैठ कर सीट पर। इस तरह की चीजों से हमने क्या जाना कि डिफरेंटियल एस्पेक्ट से, डिफरेंट मैटर से, डिफरेंट फैक्टर्स से हम इक्वलिटी को डिसाइड करते हैं, ना कि सबको बराबर की चीज देकर हम इक्वलिटी को बताएंगे। प्रोविजनल कांस्टेंट लगाना जरूरी है भाई, तब जाके सोसाइटी इगेलिटेरियन बनेगी। अफर्मेटिव पॉजिटिव एक्शन, अफर्मेटिव पॉजिटिव एक्शन हमसे क्या कहता है, ये हमसे कहता है सम इनइक्वलिटी रूटेड इन द सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी नाम का एक वृक्ष है, एक पूरा पेड़ है ना, उस पेड़ पर जो भी इनइक्वलिटी है वो उस पेड़ की जड़ों में ही है। और हमारी जड़ें कौन है?
हमारा ओल्ड स्क्रब मतलब हमारा ओल्ड थिंक, जो हमारी पुरानी थिंकिंग है, वो हमारी एक मतलब एक है ना इनइक्वलिटी को शो करने वाली रूट कॉज है। अब मैं अपने इतिहास के पन्नों पे नहीं जा रहा हूँ, ना ही मैं उन लोगों पे जा रहा हूँ जो कि है ना इतिहास की बात करते हैं, नहीं, मैं जा रहा हूँ उस सोच पे। क्योंकि एक सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बिल्कुल बराबरी की बात करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि खुद का बढ़ावा चाहते हैं और सबका दबना देखना चाहते हैं, होते हैं ना। तो इस बात की बात कर रहा हूँ मैं कि बराबरी वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर जो ये चाहते हैं कि हम ही से बढ़ते रहें, उनकी जो सोच है वो एक आसमान में फैल चुकी है। जैसे कि अगर हम देखें, हम एक नेगेटिव पावर की तरफ, हम एक गंदी चीज की तरफ सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं, और उससे हमारे संग क्या होता है, उससे हम फोकस नहीं कर पाते और है ना उस गलत चीज की तरफ खींचे चले जाते हैं। इसलिए जो ये ओल्ड थिंकिंग है, कुछ ओल्ड थिंकिंग तो वो गलत थी, जिस वजह से हम उसमें खिंचते चले गए और वो हमारी रूट कॉज बन गई। नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो सेम बात का उदाहरण देते हैं, लाइक राणा प्रताप भाई, राजा होने के बाद भी वो अपने मार्केट में अपनी सोसाइटी में घूमते थे एक नॉर्मल पर्सन बन के। हम देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो हर किसी से, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उन्होंने सबको अपना भाई समझा, अपना भाई अपनी भाई और बहन समझे सबको। इन तरह की बातों को, इतने महान लीडर्स की सोच को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन इनकी सोच के साथ साथ कुछ ऐसी सोच भी थी जो कि नेगेटिव थी, जो कि ऊंच नीच की बातें करती थी। तो वही चीज आज के वक्त में रूट कॉज बनी हुई है हमारे देश के अंदर। अब अगर इसकी और अच्छे से बात करें तो हम कहते प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग्स, कुछ स्पेशल स्पेंडिंग्स मिलनी चाहिए, कुछ स्पेशल स्पेंडिंग्स जो दिए जा रहे हैं वो जरूरी हैं। अब ये डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिटी है ना, उसको दूर कर देंगे किस तरह से, कि भाई जो दबा हुआ इंसान है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है, पर उसको आदत नहीं लगानी है, उसको समझाना है कि तुम दबे हुए इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो जिससे कि तुम सोसाइटी में अपनी इज्जत पा सकते हो। इस वजह से हम देखते हैं रिजर्वेशन, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, सैनिटेशन, डिफरेंट एस्पेक्ट से हम एक नॉर्मल को ज्यादा देते हैं और एक हाई को इतना ही देते हैं जितना उसे देना चाहिए, जिससे कि नॉर्मल को ज्यादा देते देते हाई तक पहुंचा दें। हम देखते हैं कंसिडरेशन इन जॉब एंड एडमिशन, हम मौका देते हैं हर किसी को कि वो खुद सोच समझ के अपनी जॉब को, अपने एजुकेशन में कहाँ पे एडमिशन लेना है उसको सोच सके खुद अपने मन से, ना कि किसी दबाव में आकर। हम देखते हैं रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। रिजर्वेशन हमसे कहता है कि कुछ लोग इसको एक तरह से मान लेते हैं कि ये हमारा हक है, और कुछ इसे अपनी जरूरत मानते हैं। तो जरूरत मानना अच्छी बात है, पर हक मानना ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हक मतलब आप बिल्कुल ही अलग हो सोसाइटी से जब आपने खुद ने ही ये मान लिया कि आप जो सोसाइटी को मिल रहा है उससे आपको ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि ये आपका हक है, मतलब आपने ही अपने आप को सोसाइटी से अलग मान लिया। तो इस तरह की बात से जब आप ही खुद को अलग मान रहे हो भाई, तो है ना फिर आपको कैसे हम इक्वल बनाएं। लेकिन जरूरत है तो, आपको जरूरत है, आपको ऊंचा आने के लिए जरूरत है, तो इसलिए आपने इस तरह के रिजर्वेशंस को एक्सेप्ट किया, तो इससे आप बराबरी पर आ सकते हैं। ये सारी चीज हमने जानी और यहाँ पे हमारा हुआ चैप्टर द एंड। उम्मीद है कि आपको चैप्टर काफी पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब में यार कमी ना करो यार, कमेंट तो पिछले 10-15 दिनों से मैंने देखे ही नहीं, ध्यान दो थोड़ा सा यार, इतनी ट्राई मैं कर रहा हूँ आपके लिए तो कुछ ट्राई तो आप भी करो ना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।